नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर परागण के कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। कारक का मतलब हो गया एजेंट, क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट, यानी जिसके द्वारा यानी जिसके कारण, क्या ऐसा बोल सकते हैं, जिसके कारण जो है वो पर परागण की प्रक्रिया हो गई, यानी या ऐसे भी कह सकते हैं जिसके कारण जो है वो पर परागण क्रिया संपन्न हो। जो पर परागण में जो होता है पुष्प जो है वो एक लिंगी क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। अगर द्विलिंगी होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से जो है उसमें पर परागण नहीं हो पाता है। तो वैसे स्थिति में कुछ कारक होता है। क्या होता है? कुछ कारक होते हैं जो पर परागण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो यह पर परागण के जो कारक होते हैं, एजेंट जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अजैविक। क्या होता है? अजैविक कारक। क्या होता है? पहला देखिए क्या होता है? अजैविक कारक। दूसरा जो होता है जैविक कारक। क्या होता है? दूसरा जो होता है क्या होता है? जैविक कारक होते हैं। इस अब यहां पर देखिए क्या होता है, अजैविक कारक के अंदर, अजैविक कारक के अंदर, अजैविक कारक के अंदर क्या आता है? अजैविक कारक के अंदर आता है वायु और जल। वायु और जल, यानी वायु के द्वारा जब परागण की प्रक्रिया होगी तो उसे हम वायु परागण बोलेंगे। जल के द्वारा जब परागण प्रक्रिया होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? जल परागण कहेंगे। लेकिन जैविक कारक के अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है? वो आता है कीट परागण। क्या आता है? देखिए क्या होता है? कीट परागण। क्या आता है? कीट परागण। पक्षी के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा तो कीट परागण, पक्षी के द्वारा होगा तो पक्षी परागण, और चमगादड़ के द्वारा होगा क्या होता है? चमगादड़ परागण कहते हैं। और उसी प्रकार से घेंगा के द्वारा भी क्या होता है? वो परागण की प्रक्रिया जो है होती है। देखिए अब हम समझते हैं पर परागण के जो कारक में जो पहला स्टेप है वो वायु परागण। क्या है? वायु अजैविक कारक का पार्ट है ना। और इसमें जो है पहला है वायु परागण। ये वायु परागण क्या होता है? कहता है जब क्या होता है? जब पराग जब परागकण जो है, जब परागकण का स्थानांतरण, क्या होता है? जब परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा, किसके द्वारा? वायु द्वारा होती है, वायु द्वारा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। इसमें क्या होता है? वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये किस किस में होता है? सबसे पहले इसका उदाहरण जान लेते हैं और उसके बाद इसका हम विशेषता के बारे में समझेंगे। ये बांस में, किस में? बांस में जो है वायु परागण होता है, मक्का में होता है, नारियल में होता है, खजूर में होता है और भांग में, किसमें? भांग में होता है। क्या होता? वायु परागण। अब इस वायु परागण के लिए जो है कुछ विशेषताएं होती है। क्या होती है? कुछ विशेषताएं होती है जिस कारण से जो है वायु परागण उसके अंदर होता है। ये विशेषता में क्या हो सकता है? पहली बात जो है वो समझते हैं कि इसमें जो है वो पुष्प का जो आकार है क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। पुष्प का आकार क्या होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? पुष्प रंगहीन होता है। और क्या होता है? गंधहीन होता है। कैसा होता है? गंधहीन होता है। कैसा होता है? गंधहीन होता है। और कैसा होता है? आकर्षणहीन होता है। कैसा होता है? आकर्षणहीन होता है। कैसा? आकर्षणहीन होता है। जिस कारण से जो है उसमें जो है वो पर परागण होती है। एक तो छोटा होता है, एक रंगहीन होता है, मतलब उसमें कोई ज्यादा कोई विशेष रंग पाया नहीं जाता, और ना ही कोई गंध होता है, ताकि जो है कोई कीट या कोई अन्य कारक जो है इस पर आ सके, इस गंध को स्मेल करके। और दूसरा जो है वो आकर्षकहीन होता है, कोई विशेष रंग चहक महक इसके अंदर नहीं होता है। इन कारणों से जो है इसमें कोई कीट, कोई पतंग, कोई पक्षी ज्यादा इस पुष्प की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। और नहीं होने के कारण जो है इसमें जो है वो क्या होता है? वायु के द्वारा क्या होता है? इसमें जो है वो भाग लेता है वायु एजेंट, यानी कारक के रूप में कौन भाग लेता है? वायु। और वह जो है वो पराग कोश से, कहां से? ये पराग कोश से जो है वो पराग कण को उड़ाकर जो है वो पुष्प के जो है वो वर्ती कागज पर क्या करता है? पहुंचा देता है। किसके द्वारा? वायु द्वारा। तो पहला ये विशेषता है। दूसरा विशेषता यह है कि ये जो परागकण जो होते हैं कैसे होते हैं? एक छोटा होता है। कैसा होता है? इसमें जो परागकण क्या होता है? परागकण जो है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वायु के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु के द्वारा जो है वो
परागकण जो है उड़कर जो है वो किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। अगर भारी होगा तो जाने में क्या होगा, वो बहुत दिक्कत होगा या बहुत ज्यादा जोर से हवा की आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण से जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। अतः इसमें जो है परागकण कैसा होता है, छोटा होता है। दूसरा क्या होता है, हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का होता है। हल्का होने के कारण भी क्या होता है, आराम से वायु उसको क्या करे, उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएगा। और कैसा होता है, चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है, ताकि वो किसी और एजेंट में, किसी और अन्य चीजों के पास वो ज्यादा जल्दी वो चिपके और डायरेक्ट जाकर कहाँ पे, वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाए, क्योंकि इस पर एक चिपचिपा द्रव होता है। जब इस पर कोई चीज गिरता है तो इसमें क्या होता है, वो चिपक जाता है। तो ये दूसरा गुण हुआ। तीसरा गुण है, तीसरा विशेषता है इसमें जो पुष्प क्या होते हैं, पुष्प जैसे इसमें तीसरा विशेषता में जो है वो घास जो होता है, क्या होता है, घास में समाता है वायु परागन होता है। और घास में जब वायु परागन होता है तो घास के जो पुष्प होते हैं और उस पुष्प का जो है ये परागकोश होता है, ये क्या जो है हवा में मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, हवा में मुक्त होते हैं। और इसके वर्तिकाग्र जो है वो क्या होते हैं, ये वर्तिकाग्र जो होता है वो पुष्प के जो पंखुड़ी है उससे क्या होती है, वो ऊपर होती है। क्या होती है, यानी खुली हुई अवस्था में रहती है। अब क्या होता है, जब हवा चलती क्या होती है, जब हवा चलती है तो यहाँ से परागकण निकलकर इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर चला आता है। तो घास में वायु परागन होने के लिए एक तो वायु में जो वायु जो होता है उसमें ये हिलते डुलते क्या रहता है, ये हिलते डुलते रहता है। और हिलते डुलते रहता है तो यहाँ से परागकण जो है वो निकलता है और ये क्या होता है, इस पर वर्तिकाग्र पर आ जाता है। इसके लिए इस घास में जो पुष्प पाया जाता है, इस पुष्प पर जो वर्तिकाग्र होते हैं या पुष्प से जो पंखुड़ी होते हैं उससे ऊपर जो बाहर खिला हुआ अवस्था में होता है। अब चौथा नंबर पे क्या होता है, ये चौथा नंबर पे जो कहता है इसके जो विशेषताएं होते हैं वायु परागन का, ये 4 नंबर में बोलता है कि जो पुष्प होते हैं क्या होते हैं, पुष्प जो होता है ये पुष्प का जो वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिकाग्र जो होता है, क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा होता है। और वो बाहर क्या होता है, वो बाहर पुष्प के जो बाहर वो दिखाई पड़ता है। तो कि वायु परागन होने के लिए जो है वो पुष्प का जो है एक होता है पराग कोश और दूसरा होता है वर्तिकाग्र। अब देखिए 5 नंबर में हम समझ रहे हैं कि पुष्प का जो पराग कोश जो होता है जिसमें हम क्या होता है परागकण बनता है वो, और जहां पर परागकण निकलकर आता है गिरता है वो है वर्तिकाग्र। ये दोनों में जो है ये कहता है ये वाला भाग जो ऊपर होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। जैसे क्या होता है इसमें, किसमें होता है, मकई यानी कि भुट्टा में। अब यहां पर जो है ये देखिए मकई है और यहां पर ये इसके जो है वो भुट्टे जो है वो बनते हैं, ये मोच इस तरह से होता है। और यहां पर जो है इसमें जो है ये इसकी बाली होती है, अब देखिए यहां पर परागकोश वाला पार्ट ऊपर है और वर्तिकाग्र वाला पार्ट क्या है, नीचे है। अब यहां जब ये हवा चलती है तो यहां से परागकण निकलकर इस प्रकार से क्या होता है, यहां पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है हो जाती है। कहां, किसमें, मकई में। किसमें, मकई में ने के लिए जो है वो सामान्यतः परागकोश क्या होना चाहिए, परागकोश ऊपर और वर्तिकाग्र क्या होना चाहिए, नीचे। अगर ऐसा होता है तो आसानी से वायु परागन हो जाता है। और यह किसमें होता है, मकई में। किसमें, मकई में पाया जाता है। अब यहां पर आगे हम समझते हैं कि 6 नंबर में 6 विशेषता यह है कि वायु परागन होने वाले पुष्प में जो है वो मकरंद नहीं, क्या होता, मकरंद नहीं बनता। क्या होता, मकरंद जो है वो नहीं बनता। क्या होता है, मकरंद, वायु परागन होने वाले पुष्प में जो है वो मकरंद जो है वो क्या होता है, नहीं बनता है।